नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, ये बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इतिहास का ये बिंदु बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस युद्ध के बाद ये युद्ध मुख्यतः यूरोप में हुआ था, लेकिन न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे विश्व में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए इस युद्ध के बाद। तो वो परिवर्तन ऐसे परिवर्तन थे जो आज इतने वर्षों के बाद भी हम लोगों का जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को सिर्फ 10वीं की परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में बहुत अच्छा करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इतिहास को समझने की दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध को मैंने जैसे अभी कहा कि ये विश्व युद्ध हुआ यूरोप में था। बावजूद इसके कि यूरोप, जब हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में यूरोप को देखते हैं तो क्षेत्रफल के तौर पर बहुत बड़ा भाग नहीं है यूरोप। फिर भी इस युद्ध को विश्व युद्ध कहा गया। उसके कुछ कारण है। जैसे आप लोग इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको पूरे विश्व का क्षेत्रफल पे यूरोप का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी इतने ही क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया उसको विश्व युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त तक ये युद्ध लगभग 4 सालों तक चला था, 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 का जो समय था, उस वक्त यूरोप के जो देश थे, यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश बहुत ही पावरफुल कंट्रीज थे उस समय में। और पावरफुल होने के साथ साथ इन देशों ने लगभग लगभग पूरे विश्व में अपना जो औपनिवेशिक राष्ट्र है उनको स्थापित कर लिए थे। ये इन देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ इंपीरियलिज्म आया, साम्राज्यवाद आया। तो साम्राज्यवाद की वजह से यूनाइटेड किंगडम के, हम लोग हमारा ही उदाहरण ले सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक राष्ट्र एशिया में हम भारत थे। भारत तब उस समय का भारत काफी बड़ा था। उसके अलावा यूरोप, पूरे यूरोप के कंट्रीज के बीच में अफ्रीका पे अपनी अफ्रीका पे अपने औपनिवेशिक जगहों को बनाने के लिए एक दौड़ शुरू हो गई थी। तो अफ्रीका के बहुत सारे देश भी यूरोप के औपनिवेशिक राज्य बन चुके थे। हालांकि इस युद्ध के समय नहीं, लेकिन इस युद्ध के पहले पहले तक यूनाइटेड स्टेट के भी बहुत से राज्य स्पेन के औपनिवेशिक राष्ट्र थे। क्योंकि इतने सारे औपनिवेशिक राष्ट्र थे और वो सारे औपनिवेशिक राष्ट्र यूरोप के उन देशों का समर्थन करने आए जिनके वो औपनिवेशिक राष्ट्र थे। इस वजह से लगभग लगभग पूरा विश्व के लगभग लगभग सारे देश ही इस युद्ध में शामिल हो गए। उसके अलावा कुछ अपने इंटरेस्ट की वजह से यूनाइटेड स्टेट इस युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध में कुछ ऐसी चीजें हुई कि युद्ध में काफी समय तक तटस्थ होने के बावजूद अंत में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो ये युद्ध कितना विशाल था उसका एक छोटा सा अंदाजा हम लोगों को हो गया कि ये पूरे विश्व में ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हम लोग कवर करेंगे, अब किन किन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस युद्ध के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसके मायने इतने ज्यादा क्यों हैं। इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। क्यों प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर कहा जाता है, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इतिहास में ये युद्ध इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस युद्ध का क्या सिग्निफिकेंस है इतिहास में, वो सारी चीजों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि इस युद्ध के बाद सिग्निफिकेंस का तात्पर्य मेरा ये है कि इस युद्ध में लगभग हानि कितनी हुई और उस हानि से क्या कोई प्रभाव पड़ा यूरोप में भविष्य में या विश्व में भविष्य में। इस युद्ध के बाद सोशल लेवल पे क्या कोई चेंजेस आए। इस युद्ध के बाद इन चेंजेस के अलावा जो कंट्रीज इसके पहले एग्जिस्ट करती थी, क्या उनके एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ा। इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे कि इन सारी बातों की वजह से ही
चूंकि इस युद्ध को द ग्रेट वॉर कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है और क्या सिग्निफिकेंस था, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब ये बात हम लोगों के समझ में आ जाएगी, तो दूसरा चीज जो हम लोगों को चर्चा करना है, वो एक इतना बड़ा युद्ध शुरू कैसे हुआ। आप आप इस बात को समझिए कि एक ऐसा युद्ध जो इतना बड़ा युद्ध था, ये युद्ध शुरुआत हुआ था सिर्फ एक ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, और इस हत्या से एक डोमिनो इफेक्ट हुआ, कि एक चेन ऑफ रिएक्शन हुआ, और एक के बाद एक करते हुए पूरे कंट्रीज इस युद्ध में शामिल हुए। और उसके बाद ये युद्ध इस डोमिनो इफेक्ट के कारण लगभग लगभग पूरे विश्व के कंट्रीज शामिल हो गए, और पूरा एक विश्व युद्ध ही हो गया। जब इसको पढ़ लेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, तो फिर हम लोग धीरे से ये देखेंगे कि ये युद्ध में जनरल प्रोग्रेशन क्या था, कैसे कैसे किन किन कारणों से अन्य देश इस युद्ध में शामिल होते गए, और मेजर एपिसोड्स कौन कौन से थे, किस समय ये युद्ध हुआ, इन सारी बातों को समझेंगे। और इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये युद्ध खत्म कैसे हुआ, वो कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई, कौन से कंट्रीज ने जीता, और कैसे युद्ध अंत में खत्म हुआ। और इन सब के बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध खत्म होने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, युद्ध खत्म होने के बाद जिन राष्ट्रों के बीच में नॉर्मली ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध दो जो अलायंसेस थे उनके बीच में हुआ था। यूरोप के सेंटर में जर्मनी था, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के देश थे, और अपने कुछ इंटरेस्ट की वजह से इनके साथ में जुड़ गया था जो ओटोमन एम्पायर था, टर्की था, वो जुड़ गया था। तो ये तीन देश खिलाफ किसके थे? इंग्लैंड, फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के अलावा इस यूनाइटेड किंगडम ने भी इसी इधर ही से मतलब इसी गुट से पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मुख्य देश थे फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। ये तीन देश एक और थे। और इटली हालांकि अलायंसेस में इनिशियली जर्मनी के साथ इनकी एक अलायंस साइन हुई थी, बावजूद इसके इटली ने टर्म्स का हवाला देते हुए एट द एंड इटली ने साथ दिया, जो फ्रांस इंग्लैंड का जो गुट था, फ्रांस इंग्लैंड रशिया का, उस गुट का साथ दिया। और ये सारे देश, जब युद्ध का अंत हुआ, तो इन देशों में क्या परिवर्तन हुए, किन संधियों पे हस्ताक्षर हुए, उन संधियों के जो शर्तें थी, उन शर्तों का क्या प्रभाव पड़ा इन देशों पर, उन सारी चीजों को अंत में हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या हुए अन्य अलग अलग देशों में। ये इम्पैक्ट्स क्या थे, चेंजेस जो हुए वो सब चेंजेस कौन कौन से थे, और जो ये चेंजेस का तात्पर्य, जो मेरा तात्पर्य वो कि इकोनॉमिक लेवल पे कौन से चेंजेस हुए, सोशल लेवल पे कौन से चेंजेस हुए, इन सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं, वो दोबारा एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये युद्ध इतना महान युद्ध क्यों है, क्यों इसको द ग्रेट वॉर कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि युद्ध सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से शुरू हुआ था। हाँ, वो व्यक्ति बहुत साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक राजकुमार था। लेकिन एक राजकुमार की हत्या से अगर विश्व युद्ध हो जाता है, तो ये बिल्कुल चर्चा का विषय है कि क्यों ऐसा हो सकता है। इस आउटब्रेक के बाद द चेन ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि कैसे एक डोमिनो इफेक्ट हुआ, और सारे मेजर एपिसोड्स जो इस युद्ध के दौरान हुए, किन किन परिस्थितियों से अलग अलग कंट्रीज इस युद्ध में शामिल होते गए, वो देखेंगे। फिर अंततः ये युद्ध खत्म कैसे हुआ, और इसका सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट था, और क्या क्या चेंजेस हुए, उन सब चीजों को देखेंगे। और अब मैं सबसे आवश्यक बात है जो वो कहना चाहूंगा कि इतिहास पे किसी टॉपिक को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि इतिहास में मानव समाज ने जो गलतियां की हैं, और उन गलतियों की बहुत बड़ी कीमतें अदा की हैं, तो हम लोग इतिहास को पढ़कर, इतिहास को जानकर, इतिहास को समझकर उन गलतियों के बारे में समझ सकें, और
ये इंश्योर कर सकें कि भविष्य में वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। इस बात के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है इन सब बातों के अलावा एक बहुत जरूरी बात को समझना, वो है रीजंस, कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। मुख्यतः जब हम रीजंस की बात करते हैं तो एक रीजन इतिहास के बुक में जो हम लोगों को मिलेगा वह है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उस समय मिलिट्राइजेशन काफी ज्यादा हो चुका था, नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा थी। इन सब कारणों को विस्तार से समझेंगे कि और कौन कौन सी परिस्थितियों वश ये कारण हुए थे। और जब मैं आउटब्रेक की बात कर रहा था तो आउटब्रेक में जो चीजें मैंने कहा कि आउटब्रेक में कि एक राजकुमारी की हत्या से ये युद्ध शुरू हुआ था, तो वो राजकुमार की हत्या से डोमिनो इफेक्ट क्यों आ गया, उन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रीजंस को समझना बहुत आवश्यक है कि एक एक रीजंस के बारे में जो एक रीजन जो बहुत आवश्यक कारण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि उस वक्त यूरोप में सारे देशों ने गुटों का निर्माण कर लिया था, संधि बनाकर एक दो गुटों में लगभग लगभग पूरा यूरोप विभाजित हो गया था। तो वो गुटों का निर्माण क्यों हुआ था, उस बात को अगर हम लोग समझ गए तो हम लोग भविष्य में बचेंगे कि ऐसे गुटों का निर्माण ना हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा। अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग बात करते हैं कि ये युद्ध इतना ग्रेट वॉर क्यों है, क्यों ये युद्ध इतना सिग्निफिकेंट है। इसमें भी हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध में विनाश कितना हुआ था, डिस्ट्रक्शन कितना हुआ था, डैमेजेस कितने हुए थे, उन चीजों पे चर्चा करेंगे। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इस युद्ध के बाद जो विश्व स्तर पर पहले के सुपर पावर्स थे या पहले के जो सुपर पावर थे, क्या इस युद्ध के बाद वो सुपर पावर ही बदल गए विश्व में, ऐसा कुछ है तो ये युद्ध बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस चीज पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो ये कि क्या इस युद्ध के बाद जो यूरोप का मैप था वो हूबहू ऐसा रह गया था जो इस युद्ध के पहले था, या मैप में बहुत परिवर्तन हुआ था और यूरोप में अब नए कंट्रीज, या यूरोप न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे विश्व में क्या नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, उस बात पे चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त इस युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ये जो लीग ऑफ नेशंस था, इस युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई फोरम नहीं था जहां पे जहां पे ये चर्चा हो सके। अगर किसी दो देशों के बीच में मतभेद है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी फोरम नहीं था। इस युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे अंत में, क्या इस युद्ध के पहले जो सिस्टम, जो राज्य व्यवस्था चल रही थी, वो राज्य व्यवस्था क्या वैसे ही थी, क्योंकि इस युद्ध में जो पार्टिसिपेशन हुआ वो जर्मन एम्पायर की ओर से हुआ, वो ऑटोमन एम्पायर की ओर से हुआ, रशियन एम्पायर की ओर से हुआ। हम लोग ये देखेंगे कि युद्ध खत्म होने के बाद क्या जर्मन एम्पायर ही रह गया था, या फिर उस पे किसी रिपब्लिक पार्टी आ गई थी। जो हम लोगों का ऑटोमन एम्पायर था वो एक नया राष्ट्र बना, टर्की। क्या टर्की में उसके बाद भी मोनार्की ही थी या फिर डेमोक्रेसी आ गई थी, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो इनका डैमेज था, कि क्या क्या डैमेजेस हुए थे। अब हम लोग बात करेंगे डैमेजेस की, डिस्ट्रक्शन की, कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने डैमेजेस हुए थे। तो डैमेजेस में मुख्य तौर पर मैं दो चीजों का चर्चा करूंगा। एक, ह्यूमन कैजुअलिटीज कितनी थी, और दूसरा, ह्यूमन कैजुअलिटीज के अलावा इकोनॉमिक लेवल पे जो हम लोगों को नुकसान हुआ था वो लगभग कितना था। तो ह्यूमन कैजुअलिटीज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन कैजुअलिटीज में भी
फिर दो लेवल पे हम लोग को बात करेंगे। एक तो जो सोल्जर्स थे जो युद्ध में जा रहे थे वो, और दूसरे क्या सिविलियंस पे भी इम्पैक्ट हुआ था, क्या सिविलियंस भी मारे गए थे, वो चर्चा करेंगे। अगर मैं सोल्जर्स की बात करूंगा तो सेंट्रल अलायंसेस और एलाइड पावर दोनों की ओर से मिला के जो एनसीईआरटी के बुक्स में जो आंकड़ा है, जो ऑथेंटिक आंकड़ा है, वो आंकड़ा हम लोगों का लगभग 8.5 मिलियन का आंकड़ा है। 8.5 मिलियन तो सिर्फ सोल्जर मारे गए थे। और सिविलियंस लगभग, सिविलियंस का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोगों के पास है नहीं, ये आपको 6 to 13 मिलियन का आंकड़ा हम लोगों को मिलता है। सिविलियंस के आंकड़े सही नहीं मिलने के कई सारी वजह हैं। प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक युद्ध था, और युद्ध के बाद वो वो एक फोरम हम लोगों के पास नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर हम लोग के पास नहीं था जिससे हम लोगों को सही आंकड़े प्राप्त हो पाते। और दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जब युद्ध चल रहा होता है या युद्ध खत्म होता है, तो जो उस देश की गवर्नमेंट होती है, ना ही सोल्जर्स ना ही सिविलियंस लगभग लगभग युद्ध के दौरान या युद्ध के तुरंत बाद वो सही आंकड़े कोई भी जारी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आंकड़े भयावह होंगे, अगर आंकड़े ज्यादा होंगे, तो युद्ध पे जो सैनिक लड़ रहे हैं उन सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही अगर युद्ध के बाद गवर्नमेंट सही आंकड़े जारी कर लेगी, तो जो उस समय की गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के प्रति वहां के लोगों की विश्वसनीयता, अगर बहुत ज्यादा लॉस हुआ है तो वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पाती है। इस वजह से सिविलियंस के आंकड़ों को सही सही बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर हम लोग 6 से 13 पे सबसे कम अगर हम लोग 6 मिलियन की भी बात करें, तो ये जो टोटल आंकड़ा हो जाता है वो लगभग आपका हो जाता है 14.5 मिलियन। मतलब अगर मैं इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम पे बात करूं, तो लगभग लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे। ये 14 से 18 का जो समय था, लगभग लगभग इतने लोग मारे गए थे। और ये सारे लोग ये मान के चलिए कि जो खासकर जो सोल्जर्स थे 8.5 मिलियन, ये संख्या यंग्स की संख्या ही थी। ये आंकड़ा कितना भयावह है, इसको अगर आपको समझना है तो इसको एक और आंकड़े से आप मिलान कीजिए इसका। हम लोगों के हम लोगों के विश्व में पिछले 3 सालों में कोविड का जो इम्पैक्ट एक एक इंडिविजुअल पे हुआ है, वो इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इस चीज को समझाने के लिए मुझे बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है, आज इस तारीख पे, उस रिपोर्ट के अनुसार 69 लाख 54,336, ये आज का आंकड़ा है। आज के डेट में पिछले 4 सालों में कोविड से इतने लोग 69,54,336 लोग मारे गए हैं, जिसका प्रभाव मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोविड पे जो मौतें हुई हैं, कोविड की मौतें ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के साथ हुई हैं। जबकि इस युद्ध में जो मौतें हुई हैं, वो लगभग ज्यादातर मौतें जो उस समय के युवा लोग, जो युवा थे, उनकी मौत हुई है। तो ये युद्ध ह्यूमन रिसोर्सेस के तौर पर कितना भयावह है, उस चीज को हम लोग इन आंकड़ों से बहुत स्पष्टता समझ सकते हैं। इस चीज को समझने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि इस युद्ध को इतिहास में समझना कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। अब इसका हम लोग ये देखें कि जो कैजुअलिटीज थे उसके लेवल पे, अब कैजुअलिटीज के अलावा क्या इसका इकोनॉमिक लेवल पे कोई प्रभाव पड़ा था, कितना नुकसान हम लोगों को इकोनॉमी के स्तर पे हुआ था, उसको थोड़ा सा देखिए कि इकोनॉमिकली इस युद्ध से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ था, कितना डैमेजेस हुआ था। मैं उस वक्त का जो आंकड़ा था वो जो क्लेम किया गया था लास्ट में जब युद्ध खत्म हुआ था, तो जो आर्मिस्टाइज हुआ था, आर्मिस्टाइज के बाद जो आंकड़े रिलीज हुए थे, उन आंकड़ों में लगभग जो
खर्च जो खर्चे हुए थे वो 338 बिलियन यूएस डॉलर का बताया गया। ये इतने पैसों का खर्च बताया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया था। देश अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकते थे क्योंकि जो संबंध थे आपस में देशों के वो पूरी तरह से टूट चुके थे। 4 वर्षों तक व्यापार पूरी तरह से हानि में था। जो ट्रांसपोर्टेशन था, चाहे फिर वो रेल हो या अन्य साधन थे, वो सब बर्बाद हुए थे। कारखाने पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे इन द सेंस उन चीजों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जो लोगों के उत्थान के लिए आवश्यक थे, बल्कि उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था जो युद्ध के लिए आवश्यक थे। तो इकोनॉमिक रूप से इतने अमाउंट का फर्क, बहुत बड़ा फर्क था। आपको मैं एक दूसरा आंकड़ा बताता हूं। युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, वर्साई की जो संधि हुई थी, इस संधि में जर्मनी को जो रिपरेशन जर्मनी को जो रिपरेशन थोपा गया था, जो जो देश जीते थे उनके द्वारा, मुख्य तौर पर इनमें थे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन देशों के द्वारा जर्मनी के ऊपर जो राशि थोपी गई थी, वो उस समय जर्मनी की करेंसी में 132 बिलियन जर्मनी की जो करेंसी थी वो गोल्ड बार की थी। इतना पैसा जर्मनी की वो रिपेरेशन था। अगर मैं इसको आपको इंडियन करेंसी में आज के रेट पे बता दूं तो आपको काउंट करने में तकलीफ होगी। लगभग लगभग ये अमाउंट था 3,23,600 करोड़ का। 3,23,600 करोड़ का। इतनी बड़ी राशि सिर्फ जर्मनी से इस युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिए ली गई थी। तो अंदाजा लगा लिए कि इकोनॉमिक लेवल पे ये युद्ध कितना भयावह था होगा। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, इस युद्ध के बाद जो सुपर पावर थे वो वही सुपर पावर थे जो इस युद्ध के पहले थे। बात को समझिए। जब ये युद्ध हो रहा था तो उस वक्त युद्ध के पहले या युद्ध के काफी पहले इंग्लैंड और फ्रांस, ये दो ऐसे कंट्रीज थे जिनमें लेट 18th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 1780s के आसपास, है ना, और अर्ली 19th सेंचुरी में या 1850 के आसपास तक लगभग ये जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। बहुत ज्यादा विकास हुआ। अन्य देशों से बहुत सारा कच्चा माल आया। तैयार माल के लिए मुक्त बाजार थे। बहुत अच्छा बिजनेस चला, बहुत व्यापार हुआ। समुद्र पे पूरी तरह से इंग्लैंड का कब्जा था। और इंग्लैंड और फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इनकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत बेहतर हो गई। लेकिन ठीक 1815 के आसपास ही जो सेंट्रल यूरोप था, सेंट्रल यूरोप में जर्मनी जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। जर्मनी का जो देश था वो एक तरफ ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, एक तरफ प्रशिया था, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे एम्पायर्स में बंटा हुआ था। वहां पे लगभग इस समय पे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हम लोगों को इतिहास में इस समय मिलते हैं। वहां के राजा उस वक्त थे केसर विलियम फर्स्ट। और केसर विलियम फर्स्ट ने उस समय जिसे अपना चांसलर नियुक्त किया था, ये केसर विलियम फर्स्ट पर्शिया के राजा थे। और इन्होंने अपना चांसलर बनाया ओटोवन बिस्मार्क को। ये जो ओटोवन बिस्मार्क थे, अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का वो कौन सा इंसान है या वो कौन सी बात है जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, तो बावजूद इसके कि बिस्मार्क ने जो किया वो प्रथम विश्व युद्ध को करने की दृष्टि से नहीं किया, सिर्फ अपने देश को एकीकृत करने के लिए किया। लेकिन अगर इतिहास में ये चांसलर ओटो वन बिस्मार्क नहीं होता और इसने जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं किया होता और जर्मनी इतना पावरफुल नहीं बना होता, तो प्रथम विश्व युद्ध होने की किसी भी संभावना को दरकिनार किया जा सकता है। ओटो वन बिस्मार्क ने
लगभग 1864 से लेके 1871 के बीच में, इन 6-7 सालों में जर्मनी के सारे राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को एक कर लिया और एक यूनिफाइड जर्मनी की स्थापना की। और जर्मनी उस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर पावर में आ गया था। तो ये तो यूरोप की बात थी कि यूरोप में उस वक्त शक्ति का संतुलन डगमगा गया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि प्रथम विश्व युद्ध इतना महान था कि इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व का सुपर पावर ना इंग्लैंड रह गया था, ना फ्रांस रह गया था, और ना ही जर्मनी रह गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा पावर के रूप में उभरा यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, विश्व के मानचित्र पर एक सुपर पावर के रूप में है। उसका कारण इस प्रथम विश्व युद्ध में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा कारण है। तो प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना, समझना आज के जियोपॉलिटिकल लेवल को समझने के लिए भी कितना आवश्यक है, ये शायद आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला बिंदु हम लोगों का जो था वो ये है, इसके बाद हम लोग जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि इस युद्ध ने पूरा का पूरा यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जो यूरोप का मैप था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। यूरोप में इस युद्ध के पहले जो कंट्रीज एग्जिस्ट करते थे वो कंट्रीज के अलावा कई सारे नए देशों का जन्म हुआ। और इस वजह से एक ऐसा युद्ध जिसने इस दुनिया के नक्शे को बदल कर रख लिया, वो कितना प्रासंगिक होगा समझिए। मैं आपको बताता हूं कि इस युद्ध के बाद इसको हम लोग मैप में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस इस मैप को देखिए आप। इस मैप में युद्ध के पहले जो जर्मन एम्पायर था, ये पूरा जो युद्ध के पहले का जर्मन एम्पायर है, ये पूरा। और जर्मन के साथ ये जो जगह है, ये पूरा ऑस्ट्रिया और हंगरी का एम्पायर है। युद्ध के बाद आप देखिए कि कितने सारे नए देश बने। जो पूरा का पूरा जर्मन एम्पायर था, वो जर्मन इस युद्ध के बाद सिर्फ इतना बड़ा रह गया। और ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया ये छोटा सा देश जो रह गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया। ये जो पूरा ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया हंगरी का एक एम्पायर था, युद्ध के बाद ये छोटा सा ऑस्ट्रिया हो गया और ऑस्ट्रिया के बगल में एक हंगरी हो गया। और नीचे के जो देश थे, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेगोरा, बुल्गारिया, अल्मेनिया, ये सारे देश मिलकर एक युगोस्लाविया बना। रोमानिया जैसे नए देश का उद्गम हुआ। बुल्गारिया नया देश नहीं था, लेकिन बुल्गारिया में इसके पहले मोनार्की थी और इस युद्ध के बाद बुल्गारिया में एक रिपब्लिक सरकार बनी। पोलैंड जैसा देश जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो देश बन गया। लिथुआनिया, लिथुआनिया, ल्यूटिनिया, ये सारे नए देश हैं जो इस युद्ध के बाद पैदा हुए, जो इस युद्ध के पहले नहीं थे। फ्रांस का पहले का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे विस्तार हुआ। इस युद्ध के पहले फ्रांस के अल्सेस लोरेन जैसे वो जगह जो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच थे, वो जर्मनी के पास थे, वो वापस फ्रांस को मिल गए। तो ये जो युद्ध था, एक ऐसा युद्ध था जिसने यूरोप के पूरे नक्शे को बदल दिया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एक अलग राष्ट्र के रूप में, एक छोटे से राष्ट्र के रूप में बना। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। जैसा आपने मैप में देखा, ऑस्ट्रिया हंगरी के अलग होने के बाद जो ओटोमन साम्राज्य था, उससे एक राष्ट्र बना टर्की। टर्की के बाद एक नया राष्ट्र युगोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया की, सॉरी, युगोस्लाविया। युगोस्लाविया की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हम लोगों को युगोस्लाविया की कहानी अगर बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाए, तो हम लोग एक राजकुमार की हत्या से पूरा का पूरा विश्व युद्ध कैसे हुआ, इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि युगोस्लोवाकिया, मैंने जो आपको कहानी बताई इसके पहले, कि ओटो वन बिस्मार्क ने किस तरह जर्मनी को एकीकृत करके यूरोप का पावर बैलेंस खत्म कर लिया था। तो जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए नेशनलिज्म की भावना को इस कदर ओटो वन बिस्मार्क ने यूज किया कि वो भावना पूरे विश्व में प्रसारित हो गई। उसके और भी कारण थे,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था वो 76 के आसपास इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहे थे। इन सबका प्रभाव पड़ा अन्य देशों में भी। और आते इस टाइम के आते तक युगोस्लाविया में भी एक नेशनलिज्म शुरू हुआ, जिसमें जो स्लाविक कंट्री है वो सब एक होना चाहते थे। और उस एक राजकुमार की हत्या बोस्निया के लोगों ने, जो उस समय खुद ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था, उन्होंने हत्या की। उसके बाद भी सर्बिया पर आक्रमण करने का कौन सा वो वजह था, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो युगोस्लाविया की कहानी हम लोगों के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई हो या ना भी आई हो तो कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये कहानी कितनी जरूरी है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया बना, चेकोस्लोवाकिया के अलावा आयरलैंड, बुल्गारिया, ये सारे देश बने। तो ये इतने इतना समझ अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोगों को एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे विश्व के मानचित्र को बदल कर दिया। मिडिल ईस्ट पे जहां ऑटोमन साम्राज्य और रशियन एम्पायर अपने कब्जे को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, वहां पे सीरिया, इराक जैसे देशों का उदय हुआ। तो ये युद्ध इस दृष्टि से कि कई सारे नए नए देशों का जन्म हुआ, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इतने सारे देशों के निर्माण के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस युद्ध में ये भी हुआ कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों के पास कोई भी संस्था नहीं थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किन्हीं दो देशों के बीच में किसी तरह का सुलह करना हो तो उसके लिए एक फोरम नहीं था। इस युद्ध के बाद यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर उस समय के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर वुड्रो विल्सन, उन्होंने इस शर्त के साथ एक जब वो युद्ध में शामिल हो रहे थे तभी उन्होंने अपने सीनेट से एक प्रस्ताव पारित करवाया था कि वो किन शर्तों के साथ इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। उसमें से एक शर्त ये थी कि इस युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो, जो कि कितना सफल हुआ इस पे बहुत प्रश्न हो सकता है, लेकिन उस वक्त लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और इसका मकसद था कि पूरे विश्व में पीस हो, कॉपरेशन हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो। पीस इन द सेंस कि अगर आपस में युद्ध ना होंगे, छोटी छोटी बातें एक इंटरनेशनल फोरम पे आके सुलझ सकती हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कॉपरेशन, जब अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोविड पूरे विश्व में आया तो किस तरह अलग अलग देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया, वो कॉपरेशन बेहतर तरीके से हो इसके लिए एक इंटरनेशनल फोरम की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और ये इंटरनेशनल फोरम इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के तौर पर बना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर की हुआ, क्योंकि इस लीग ऑफ नेशन ने निशस्त्रीकरण, मिलिट्राइजेशन को कम करना, इन सब चीजों पे खासा फोकस रखा। ये लीग ऑफ नेशन बना और बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसका एक कारण ये हो सकता है कि जब भी किन्हीं देशों में युद्ध होता है तो युद्ध के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं वो ज्यादातर निर्णय जो जीता हुआ पक्ष होता है वो अपने फायदे, अपने सुविधा के अनुसार लेता है। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ और लीग ऑफ नेशन बना तो लीग ऑफ नेशंस पे जो राष्ट्र मुख्य तौर पर थे, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था, जापान था, इटली था। और ये सारे वो राष्ट्र थे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जीते हुए राष्ट्र थे। जर्मनी इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस लीग ऑफ नेशन के राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो संधियां की वो अपने फायदे के तौर पर किया। तो इन सब वजहों से बहुत लंबा न्यूट्रल जजमेंट, और इसमें रशिया जैसे बड़े देश शामिल नहीं हुए, यूनाइटेड स्टेट्स सीधे तौर पर इस लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ या इनके निर्णयों में शामिल नहीं हुआ। इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन बहुत लंबे वक्त तक सफल नहीं हो पाया। तो लीग ऑफ नेशंस के बाद अगला जो बिंदु है जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये करेंगे, ये एक इस चीज का ध्यान रखना कि लीग ऑफ नेशंस की परिकल्पना जो थी वो वुड्रो विल्सन के द्वारा की गई थी। लीग ऑफ नेशन के बाद
प्रथम विश्व युद्ध के इतने प्रासंगिक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस युद्ध के बाद जो एम्पायर्स थे दुनिया में, ये एम्पायर के सिस्टम खत्म हो गए थे। एम्पायर के सिस्टम मतलब जो मोनार्कीज थे वो खत्म हो गए थे। जो जर्मन एम्पायर था, इस युद्ध के बाद 1919 में वहां पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की गवर्नमेंट बनी। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया देश और हंगरी देश में टूट गया। ऑस्ट्रिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, हंगरी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। ओटोमन साम्राज्य जो था, ओटोमन साम्राज्य से नया देश बना टर्की, और टर्की में भी जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। रशिया जैसे बड़े राष्ट्र से जार निकोलस सेकंड, जब उनका एब्डिक्शन हुआ, उनको हटाया गया सत्ता से, तो उस समय एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी उनकी, जब उनकी फरवरी की क्रांति हुई। लेकिन जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर व्लादिमीर लेनिन की एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहां पे बनी। तो अ, इसी के प्रोग्रेशन में बाद में जापान पे और अन्य देशों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आते गए। लेकिन डेमोक्रेसी पूरे विश्व में एक पॉजिटिविटी के तौर पर, एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर अगर कहीं से स्टार्ट हुआ तो वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यूनाइटेड स्टेट में जो उनके सिस्टम्स थे, उस सिस्टम में ये कहा जा सकता था कि वहां पे प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी लेकिन पार्शियल डेमोक्रेसी थी। अंततः उनका जो राजा था वो किंग जॉर्ज ही थे उस वक्त। तो खुले तौर पर पूरे पावर के साथ जो डेमोक्रेटिक सरकारें बनी वो मुख्यतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बनी। और डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट का जो फायदा होता है, अगर वो आपको समझना हो तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ, उस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो डेमोक्रेसी का उद्भव अगर इस युद्ध के बाद हुआ तो ये युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोगों का युद्ध स्टार्ट होगा। ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, युद्ध का आउटब्रेक कैसे हुआ। देखिए, मैं पूरा विश्व युद्ध जो हम लोग पढ़ रहे थे, पूरे विश्व युद्ध में सबसे पहला जो बिंदु में हम लोगों ने चर्चा करने के लिए चुना था, वो बिंदु ये था कि ये युद्ध इतना आवश्यक क्यों है पढ़ना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये युद्ध इतना आवश्यक क्यों था पढ़ना, कि इस युद्ध ने पूरे विश्व में कौन कौन से वो परिवर्तन किए। जब इतने परिवर्तन हुए तो इस युद्ध को समझना भी बहुत आवश्यक है। अब हम लोग ये युद्ध कैसे शुरू हुआ और क्या क्या चीजें हुई वो पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को और इतिहास को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि इसे पढ़ने के बाद जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो गलतियां हम लोग दोबारा न करें। तो रीजन समझना बहुत आवश्यक है। क्लास जितने वक्त का अब तक हो गया है उसको देखते हुए रीजंस हम लोग एक कक्षा पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आउटब्रेक हम लोग देख लेते हैं कि आउटब्रेक इस युद्ध का कैसे हुआ। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे, आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, सिर्फ एक इस राजकुमार की हत्या से, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, सिर्फ इनकी हत्या की वजह से एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट हुआ, एक ऐसा चैन ऑफ रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से पूरा प्रथम विश्व युद्ध हो गया। इसको समझिए, आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या जिसने की वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप का मेंबर था जिसका नाम था गैब्रिएलो फिलिप। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार अपने ही राज्य के एक क्षेत्र बोस्निया में घूमने गए। बोस्निया जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी का ही हिस्सा था। अपने ही राज्य में जब बोस्निया पे वो गए तो बोस्निया में
बोस्निया में कुछ लोगों ने, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, उन लोगों ने आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी। अपने ही देश में हत्या होने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राज्य था, उस राज्य ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। बात आप समझ रहे हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे, वो अपने ही देश के क्षेत्र बोस्निया पे विजिट पे गए थे। बोस्निया में एक नेशनलिस्ट ग्रुप था, जिसको वो जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उसका नाम ब्लैक हैंड था। उस ग्रुप के एक व्यक्ति गैब्रिएलो फिलिप ने हत्या कर दी ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की। अपने ही देश के नेशनलिस्ट ग्रुप के एक व्यक्ति ने अपने देश के राजकुमार की हत्या कर दी। तो वो क्या कारण था कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसके जवाब में एक अन्य राष्ट्र सर्बिया पर हमला किया। इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पूरे बाल्कन में जो क्राइसिस चल रहा था, वो कौन सा क्राइसिस था। मैं सतही तौर पर आपको बताऊंगा, जब हम लोग बाल्कन क्राइसिस पढ़ेंगे तब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब हम लोग युगोस्लाविया की कहानी पढ़ेंगे तब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से एक राजकुमार की हत्या ने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया पे घूमने गए थे। बोस्निया का जो क्षेत्र था वो सर्बिया के पास का ही क्षेत्र था। बोस्निया पे घूमने गए थे। बोस्निया में एक नेशनलिस्ट ग्रुप था ब्लैक हैंड नाम से। उसके एक सदस्य गैब्रिएलो फिलिप ने इस राजकुमार की हत्या कर दी। आप अभी के लिए इतना समझना काफी होगा कि जो ब्लैक हैंड, ये जो संस्था थी, इस ब्लैक हैंड को सर्बिया के लोग मदद करते थे। क्यों मदद करते थे, क्यों युगोस्लाविया बना, क्या था बाल्कन क्राइसिस, इसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अब ये युद्ध शुरू हो गया। कैसे कैसे इस युद्ध में अलग अलग देश जुड़ते चले गए, कैसे कैसे इस युद्ध में विभिन्न जो और देश थे वो जुड़ते चले गए, वो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, 28 जुलाई 1914, 28 जून 1914 के ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार जो थे आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, इनकी हत्या हो गई बोस्निया में। और इसके जवाब में 28 जुलाई 1914 को जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया पर क्यों आक्रमण हुआ, ये चर्चा जब हम लोग बाल्कन क्राइसिस पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि जो मेजर एपिसोड्स इस युद्ध में हुए उसके बारे में चर्चा करनी है। 28 जून के ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई और ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य ने ठीक इसके एक महीने के बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जब सर्बिया पर आक्रमण हुआ तो सर्बिया के पक्ष से रशिया जो था उसका इस युद्ध में आना बहुत नॉर्मल था। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब सर्बिया पर आक्रमण किया तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में आपस में जो उनकी जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके बेसिस पर जैसे ही सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने आक्रमण किया, वैसे ही जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया और साथ में फ्रांस पे आक्रमण किया। जर्मनी ने रशिया फ्रांस पे युद्ध डिक्लेयर किया या रशिया फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध डिक्लेयर किया, ये बात उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये युद्ध रशिया के साथ 28 जुलाई के बाद 1 अगस्त को ही शुरू हो गया था और ठीक इसके 3 दिन के बाद 4 अगस्त को इस युद्ध में फ्रांस भी शामिल हो चुका था। जब अ, फ्रांस और रशिया ये दोनों ही इस युद्ध में शामिल हो गए थे, उसके बाद जर्मनी ने रशिया की ओर से खुद को
रशिया पे अपनी इंटेंसिटी को कम करते हुए जर्मनी ने ये युद्ध फ्रांस पे जब करना चाहा, तो फ्रांस पे जाने के लिए जर्मनी को बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ा। और जब वो बेल्जियम पे एंट्री किए तो बेल्जियम के साथ एक ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुई थी, पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके बीच की। और इस ट्रीटी के हिसाब से अगर बेल्जियम पर कोई अन्य देश उसकी सॉवरेनिटी पे हमला करता है तो उसकी रक्षा करनी होगी। इस वजह से 12 अगस्त को यूके भी इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गया। देखते ही देखते अन्य राष्ट्रों के भी अपने इंटरेस्ट थे। कुछ समय के बाद इस युद्ध में जापान शामिल हुआ। जापान के शामिल होने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जापान किसी भी शर्त में ओटोमन साम्राज्य के पावर को कम करना चाहता था मिडिल ईस्ट में। और जापान के अपने एक्सपेनिस्ट अप्रोच की वजह से जापान की भी नीति साम्राज्यवाद की ही नीति थी। तो अपने साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसको फुलफिल करने के लिए इसके कुछ ही समय में जापान इस युद्ध में शामिल हो गया। और बहुत जल्द ओटोमन एम्पायर इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गया। ओटोमन एम्पायर के ओटोमन एम्पायर के शामिल होने का कारण था रशिया और ओटोमन एम्पायर में कंटिन्यू युद्ध चल रहे थे। और रसिया जो पावर ऑफ एक्सिस थे उनकी तरफ से शामिल हो चुका था। इस वजह से ओटोमन साम्राज्य जो सेंट्रल पावर्स थे उनकी ओर से शामिल हो गया। ओटोमन और जापान दोनों के शामिल होने के बाद बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट ने जो पॉलिसी रखी थी वो ये थी कि हम तटस्थ रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य तौर पर यूरोप का मामला है, यूरोप के देश इस युद्ध में लड़ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट सेपरेट रहकर, यूनाइटेड स्टेट के सेपरेट रहने का बहुत सारा कारण था। बहुत दूरी बना के तटस्थ रह के बिना किसी नुकसान के युद्ध करने वाले हर देश को वेपन्स और अन्य सामग्रियां सप्लाई करके जो यूनाइटेड स्टेट था वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और मजबूत कर पा रहे थे। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ, लगभग इसके कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद 1917 में जो रूस था, रूस के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये युद्ध से बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है आम पब्लिक का। रूस पे उस समय जो सत्ता थी वो जार निकोलस की थी। जार निकोलस द्वितीय उस वक्त शासन कर रहे थे और रूस की कई फ्रंट पे बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार हुई थी। इकोनॉमी की स्थिति पूरी तरह से चूर हो गई थी। और रूस में इम्पैक्ट हुआ था अमेरिका की और फ्रांस की क्रांति का। रूस के लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो आम लोग को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा। जार निकोलस द्वितीय अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो चुके थे। और रूस में इसके बाद जो फरवरी पे एक रिवॉल्यूशन हुआ और जार निकोलस द्वितीय का एब्डिक्शन हुआ। इसके बाद वहां पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। उसके कुछ ही समय के बाद अक्टूबर में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, 1917 के अक्टूबर में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन जो आधुनिक यूरोप के बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता संभाली। और फिर जर्मनी और जो सेंटर पावर जो राष्ट्र थे, जो मुख्यतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन जो साम्राज्य था वो थे, इनके साथ इनकी एक ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट साइन हुई। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट यूटोविस, ये 3 मार्च 1918 को साइन हुई। और 3 मार्च 1918 को ही लेनिन के सत्ता में आने के बाद, 1918 को लेनिन के सत्ता में आने के बाद, जैसे ही लेनिन की गवर्नमेंट आई उसके ठीक एक साल, लगभग एक साल भी नहीं, 6 महीने के बाद 1918 पे ये जो रशिया थी, रशिया इस युद्ध से एग्जिट होगी। मतलब इस युद्ध को, ये जो इनका ब्रेस्ट वित्सोवेक जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के तहत रशिया इस युद्ध से बाहर हो गया। रशिया इस युद्ध से बाहर होने के बाद लगभग जब इस युद्ध के जो मुख्य 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और अमेरिका किसी भी अन्य देश से ज्यादा पावरफुल स्थिति में आ गया था, यूनाइटेड स्टेट
किसी भी अन्य देश से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। युद्ध के इस दौरान में जब इस पड़ाव पे जब रसिया ने युद्ध छोड़ दिया था, तब तक जो परिस्थितियां थी, ब्रिटेन भी काफी कमजोर हो चुका था, फ्रांस भी कमजोर हो चुका था, और अच्छा खासा मुनाफा अमेरिका इन देशों से कमा चुका था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चल रही थी। तब कुछ घटनाएं ऐसी हुई। हम लोग को 10वीं के स्तर पर जब ये पूछा जाता है कि अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण था, तो उसका जवाब हम लोगों के एनसीईआरटी के जो बुक्स में है वो ये लिखा हुआ है कि अमेरिका का एक शिप लुसिटोनिया जब ब्रिटेन से वापस आ रहा था, तो उसे जर्मनी के एक टॉर्पीडो ने आक्रमण कर समुद्र में डुबो दिया, और उस जहाज पे लगभग 1153 यात्री मारे गए, जिसमें से 128 यात्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना थी, ये घटना थी 7 मई 1915 की। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के पहले ही साल बाद की, लगभग एक साल बाद की यह घटना थी। ये घटना हुई थी 7 मई 1915 के, जब लुसिटोनिया का जो जहाज था, इसे पानी में डुबो दिया गया था जर्मन के एक टॉर्पीडो के द्वारा, जिसमें 128 अमेरिकी यात्री मारे गए थे। अगर ये कारण है तो 1915 के बाद आप डेट्स को ध्यान दीजिए। अमेरिका जब युद्ध में शामिल हुआ, वो डेट है 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917। इस घटना के लगभग दो साल 3 साल, लगभग 2 साल के बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। तो इस कारण के अलावा एक बहुत बहुत ही बड़ा कारण और था अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने का, वो था जिमरमन जो ये जिमरमन टेलीग्राम की जो इंसिडेंट थी, ये इंसिडेंट के बहुत जल्द में, इस इंसिडेंट के बाद बहुत जल्दी अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया था। ये कौन सी घटना थी? जिमरमन टेलीग्राम एक वो टेलीग्राम है जो जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा था एक संधि के तौर पर, कि इस टेलीग्राम पे ये लिखा हुआ था कि हम आपस में एक सैन्य संधि करेंगे, अगर कोई भी राष्ट्र हम पर आक्रमण करता है तो हम लोग इस संधि की वजह से एक दूसरे का हम लोग साथ देंगे। लेकिन जर्मनी द्वारा मेक्सिको को भेजे गए इस टेलीग्राम को इंटरसेप्ट किया ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन की मदद से ये सब मिला अमेरिका को। तो अमेरिका ने इस घटना के बाद, ये घटना जनवरी 17 की है, जिमरमन टेलीग्राम की घटना जैन 1917 की है। जैन 1917 की इस घटना के बाद 2 अप्रैल को जो अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे मिस्टर वुड्रो विल्सन, उन्होंने कांग्रेस के समक्ष इन दो घटनाओं को, इन दो मुद्दों को सामने रखते हुए युद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव पे सबके सिग्नेचर लिए। 4 अप्रैल पे सीनेट में यह प्रस्ताव पारित हुआ, और 6 अप्रैल 1917 को 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ऑफिशियल तौर पर इस युद्ध में शामिल हुआ। जब हम लोग मोनार्की की बात कर रहे थे, तब मैंने इस बात पे फोकस किया था कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है और मोनार्की है, तो एक व्यक्ति की हत्या से राज्य के ईगो को अगर ठेस पहुंचती है, तो लुसिटोनिया के 128 लोगों के मारे जाने के जवाब में अगर मोनार्की होती, तो उसी वक्त शायद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता, और जितना नुकसान 128 यात्रियों के मारे जाने का हुआ, उससे बहुत बड़ा नुकसान उसके बाद होता। चूंकि अमेरिका में एक अच्छी खासी अमेरिका में फेडरल सिस्टम होने के बावजूद जो डेमोक्रेसी थी, जो कांग्रेस था, जो सीनेट था, उसमें सबके फैसले की मंजूरी आवश्यक थी। तो बावजूद इसके कि 1915 में लुसिटोनिया डूबा, बावजूद इसके कि जो जिमरमन टेलीग्राम था वो जनवरी 1917 की घटना थी, इसके बाद भी 3 महीने ये चर्चा पे लगे, ये चर्चाएं हुई कांग्रेस और सीनेट पे, प्रस्ताव पारित हुए। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर एक उद्देश्य के साथ अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ,
एक 14 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बना। उस पे जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। और जब तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तब तक लगभग लगभग सारे देशों की स्थिति बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। और अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, बहुत बड़ी बैटल्स नहीं हुई, कुछ कुछ छोटे बैटल्स के बाद, ऑफिशियल तौर पर इसके 1.5 साल के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसमें एक बात जो हम लोग बहुत कम समझ पाते हैं वो ये है, इन दो घटनाओं का जिक्र प्रेसिडेंट मिस्टर वुडरो विल्सन ने सीनेट के सामने किया, परंतु एक तीसरी बात ये थी कि अमेरिका का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था। वो अमेरिका का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये था कि लगभग लगभग जो युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो जो सामान जो हथियार सप्लाई किए थे अन्य देशों को, उसमें मुख्यतः फ्रांस यूके ही थे। और फ्रांस यूके के जीतने से अमेरिका के ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे ये बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहे थे। इस वजह से अमेरिका इस स्थिति में इन राष्ट्रों की तरफ से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया इस युद्ध से बाहर हो चुका था, तो मुख्य तौर पर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की ओर से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। और इसके महज 1.5 साल के बाद ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सरेंडर कर दिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और लगभग एक दिन तय हुआ 11 नवंबर का, 1918 का वो दिन था। 11 नवंबर 1918 के दिन के लगभग 11 बजे एक आर्मिस्टाइस साइन हुआ। ये जो आर्मिस्टाइस था, आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी में इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी में एक नई जर्मन सरकार की स्थापना हुई। और इस सरकार के साथ बाद में इस युद्ध के बाद बहुत सारी ट्रीटीज हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साई के अलावा भी बहुत सारी ट्रीटीज हैं जिन औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर 11 नवंबर 1918 का वो दिन था जब यूरोप प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। ये जो आर्मिस्टाइज साइन हुआ, इसको रिमेम्बरेंस डे या फिर वेटरन डे भी कहा जाता है, क्योंकि इस डे को यूरोप में याद किया जाता है उन लोगों के नाम से जो लोग, मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग बहुत किसी इंपॉर्टेंट वजह के बिना, सिर्फ इसलिए कि जो ओटोवन बिस्मार्क ने जो स्टार्ट किया था नेशनलिज्म के बेसिस पे जर्मनी का यूनिफिकेशन, वो नेशनलिज्म अल्ट्रा नेशनलिज्म बन गया। उसकी वजह से इतने सारे देश इन्वॉल्व हो गए और इतने सारे लोग मारे गए। उनके रिमेम्बरेंस में इस डे को मनाया जाता है। इस आर्मिस्टाइस के जो मुख्य बिंदु थे वो थे कि जितनी भी टेरिटरीज पे जर्मनी ने कब्जा कर रखा था वो सारी टेरिटरीज को खाली करे। जो फोर्टिफिकेशन राइन नदी के किनारे जर्मनी ने वॉर के दौरान की थी, वो फोर्टिफिकेशन को डिसमेंटल करे। जितने भी वॉर ऑफ प्रिजनर्स थे वो आजाद होकर अपने अपने जगह पे चले जाएं। जो नेवल सबमराइन, नेवी को जो डिस्टर्ब कर रहे थे, वो सारी चीजें बंद हो जाएं। इन सारी मुख्य बातों पे एग्रीमेंट हुई और ऑफिशियल तौर पर 11 नवंबर 1918 के युद्ध खत्म हुआ। ये तो मेजर एपिसोड्स और युद्ध किस तरह खत्म हुआ ये बातें थी। आज का जो हम लोगों की क्लास है हम लोग वो यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन शुरुआत पे ही मैंने कहा था कि अगर इतिहास को समझना हो, प्रथम विश्व युद्ध को समझना हो, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है उन गलतियों को समझना जिन गलतियों की वजह से ऐसे परिणाम विश्व को या मानव समाज को देखने पड़े। अगर उन कारणों की समीक्षा हम नहीं समझ पाएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों का अगला क्लास होगा उसमें सिर्फ हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। यूरोप पे प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 पे हुआ, उसके पहले जो बैकग्राउंड था, जो वो परिस्थितियां निर्मित हुई थी। युद्ध हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से हुई थी, लेकिन ये ठीक वैसे ही था कि एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पे हम लोग माचिस की तीली फेंकें तो वो
तीली जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि वो पूरा का पूरा ढेर जिम्मेदार होगा। तो ये जो ढेर था, इसको समझने का प्रयास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और उसी में ये बात हम लोगों को समझ में आएगी कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। धन्यवाद।